डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से हिंदू स्टडीज विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर शुभम तिवारी आज आपसे पुनः संवाद करूंगा अव्यय प्रकरण की। अव्यय प्रकरण के अंतर्गत विद्यार्थी मित्रों हम अध्ययन कर रहे थे उपसर्ग के रूप में अव्ययों का प्रयोग किस प्रकार से होता है और इनकी क्या भूमिका होती है। समुच्चय बोधक अव्यय, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। एक बार हम इनका एक रूप पुनः देखेंगे। तो उपसर्गों के प्रयोग से जो शब्द निर्माण की प्रक्रिया है वह किस प्रकार होती है, तो हम इसको देखते हैं। उपसर्गों का जो मुख्य प्रयोग मुख्य रूप से जो होता है वह नए शब्दों के निर्माण के लिए किया जाता है। उपसर्गों का प्रयोग नए शब्दों के निर्माण के लिए किया जाता है। जिन शब्दों के साथ उपसर्गों का प्रयोग होता है वहां पर किसी न किसी नए शब्द का निर्माण होता है। उपसर्ग किसी शब्द या शब्दांश के पूर्व में उसके पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द या शब्दांश के बाद में जुड़ने का कार्य करते हैं। तो उपसर्ग किसी क्रिया के आगे लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं और उससे एक नए शब्द का निर्माण होता है। उपसर्गों का उपयोग संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ भी किया जाता है। संज्ञा शब्द हों, सर्वनाम हों या विशेषण हों, इनके साथ उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है और उपसर्गों के प्रयोग से नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। जैसे गच्छति क्रिया है, इसके उदाहरण को हमने पूर्व में भी देखा है। गच्छति क्रिया के साथ प्रति उपसर्ग लगता है और प्रति उपसर्ग लगने के बाद जो इसमें शब्द बनता है वह है प्रतिगच्छति, यानी कि वापस जाना। आ उपसर्ग लगता है गच्छति क्रिया के साथ, शब्द बनता है आगच्छति। अधि उपसर्ग लगता है गच्छति क्रिया के साथ, पद बना अधिगच्छति। इनका अर्थ है अधिकार प्राप्त करना। अधिगच्छति का, आगच्छति का अर्थ हुआ आना, प्रतिगच्छति का अर्थ हुआ वापस जाना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गच्छति जो क्रिया है वह जाने के अर्थ में होती है। क्रिया एक ही है, उपसर्ग अलग लगे, प्रति है, आ है, अधि है, और जो इनके अर्थ में हम परिवर्तन देख रहे हैं तो ये इन उपसर्गों के माध्यम से ही होता है। क्योंकि क्रिया का तो एक ही अर्थ है गच्छति, जाने के अर्थ में ये क्रिया प्रयोग होती है संस्कृत व्याकरण में। और विशति धातु है, उसमें उप उपसर्ग लगा तो उपविशति, निकट बैठने के अर्थ में। नि विशति तो अंदर बैठना। कसति क्रिया है, उसमें वि उपसर्ग का प्रयोग हुआ तो विकसत यानी कि विकसित होना, फूलना, किसी जो फूल है उसके अर्थ में ऐसा इसका प्रयोग देखने को मिलता है। फिर सरति क्रिया है, निस उपसर्ग का प्रयोग हुआ, निस्सरति, बाहर निकलने के अर्थ में इसका उपयोग है। अव्यय प्रकरण के अंतर्गत हमें उपसर्गों का किस प्रकार से प्रयोग होता है उसका अध्ययन कर रहे हैं। फिर समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में हम देखते हैं तो समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग वाक्य में दो या अधिक विचारों, शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे चा है, ऐसे शब्दों का इसमें प्रयोग होता है। अथवा यह अव्यय एक प्रकार के संयोजक होते हैं जो वाक्य की विभिन्न इकाइयों को एक साथ जोड़ते हैं और उनके बीच संबंध स्थापित करते हैं। जो समुच्चय बोधक अव्यय हैं एक प्रकार के संयोजन का कार्य करते हैं, संयोजक के रूप में प्रयोग होते हैं, जो वाक्य की विभिन्न इकाइयों को एक साथ जोड़ने या उनके बीच संबंध स्थापित करने का कार्य करते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। फिर यदि हम देखें तो समुच्चय बोधक अव्यय वे अव्यय होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को एक साथ जोड़ने का कार्य करते हैं। यह जोड़ संबंध जो है वह सकारात्मक, जैसे और भी, मतलब ऐसे शब्दों के माध्यम से हो सकता है, या विकल्पात्मक या अथवा ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, या फिर विरोधाभासी जो विरोध प्रकट करते हैं बहुत सारे शब्द, किंतु और परंतु। तो किंतु और परंतु के यदि हम उदाहरण देखें तो कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि मैं यह कार्य कर तो सकता था किंतु, मतलब उसमें कोई बाधा आ रही, उस बाधा के विषय में व्यक्ति बताता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किंतु, परंतु ये जो शब्द हैं ये समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में प्रयोग होते हैं और इसके माध्यम से जो वाक्य है उसको जोड़ने का कार्य, उसमें एक परिवर्तन लाने का कार्य किया जाता है। फिर विभिन्न समुच्चय बोधक अव्यय कौन से हैं उनको हम देखते हैं। तो संस्कृत में समुच्चय बोधक अव्ययों के
कई प्रकार होते हैं, कई प्रकार के समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग संस्कृत व्याकरण में किया जाता है, जो उनके द्वारा स्थापित किए जाने वाले संबंधों के आधार पर भिन्न होते हैं। इन अव्ययों के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। जो समुच्चय बोधक अव्यय हैं, इनको संस्कृत व्याकरण में मुख्य रूप से 3 प्रकार से बांटा गया है, 3 प्रकार इनके बताए गए हैं। समानता सूचक समुच्चय बोधक अव्यय, जहाँ पर समानता, एक रूपता या एक जैसा, एक समान दिखाने का, एक समान बताने का कार्य जिन समुच्चय बोधक अव्ययों के माध्यम से किया जाता है, उनको समानता सूचक समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ये अव्यय समान विचारों या वस्तुओं को जोड़ने का कार्य करते हैं, जैसे चा है, अपि है, एव चा का अर्थ होता है, और अपि का अर्थ भी के अर्थ में होता है, और एव जो है मतलब ही के अर्थ में होता है, इसने ही ऐसा किया है, ऐसा वाक्य जहाँ पर प्रयोग होते हैं। और फिर विकल्प सूचक समुच्चय बोधक अव्यय हैं। विकल्प मतलब हम देखते हैं जो बहुविकल्पी जैसे प्रश्न हमारे पास आते हैं, तो उसमें 4 विकल्प यदि होते हैं, तो उसमें से कोई एक विकल्प हमको चयनित करने का उत्तर होता है कि हम एक विकल्प चयन करें, या बहुत सारे उसमें होता है कि पहला, दूसरा और तीसरा सही है, और फिर अंतिम विकल्प जो है लिखता है उसमें उत्तर में कि उपरोक्त सभी विकल्प उत्तर के योग्य हैं, या उपरोक्त सभी विकल्प जो हैं वह सत्य हैं। तो ऐसे जो विकल्प बताने का कार्य जहाँ पर होता है जिन समुच्चय बोधक अव्ययों को माध्यम से, उनका उदाहरण के रूप में हम देखते हैं वह अथवा है, जिसका अर्थ या के अर्थ में होता है। वा जो शब्द है उसका भी या के अर्थ में, कि मतलब इसको आप चयनित करिए या उसको चयनित करिए, मतलब जो भी हमको विकल्प दिए हैं वहाँ पर उन विकल्पों का प्रयोग किया जाता है जिनके माध्यम से, और उनको बताने का कार्य जिन शब्दों के माध्यम से किया जाता है उनको विकल्प सूचक समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे ए अव्यय जो होते हैं वो 2 या 2 से अधिक विकल्पों को प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं, विकल्प सूचक समुच्चय बोधक अव्यय। और फिर इसके बाद हम देखें तो जो है इसमें हम देखते हैं कि विरोध सूचक समुच्चय बोधक अव्यय। तो विरोध सूचक समुच्चय बोधक अव्यय में परंतु शब्द है, तो बालकः पठति परंतु लिखति न। इसका अर्थ हुआ कि बालक पढ़ता है लेकिन लिखता नहीं है, मतलब वो पढ़ने का कार्य तो करता है लेकिन लिखने का कार्य नहीं करता है। तो इसमें विरोध बता रहा है कि पढ़ता है लेकिन लिखता नहीं है, वह खाना खाता है लेकिन पानी नहीं पीता है। तो ऐसे जहाँ पर वाक्य हों जहाँ पर विरोधाभास प्रकट किया जाए, एक प्रकार से उसके विरोध में, उसके अपोज में जो चीज़ें कही जाएं, अपोजिट वर्ड जैसे होते हैं जो विलोम शब्द, वैसा एक तरह से हम लगभग इसमें देखते हैं। पूरी तरह से उस शब्द का विलोम नहीं है, लेकिन एक भाव विरोध का अर्थ प्रकट करने के लिए है। विरोध सूचक, विरोध की सूचना जो देने का कार्य समुच्चय बोधक अव्यय करते हैं, उसमें जैसे इसी उदाहरण में हम देखते हैं परंतु शब्द है, फिर इसके बाद किंतु शब्द का प्रयोग होता है। किंतु का भी अर्थ परंतु है, परंतु का अर्थ वही लेकिन, किंतु, परंतु एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं शब्द। सह ज्ञानवान अस्ति किंतु निर्धना, इसका अर्थ हुआ वाक्य का कि वह ज्ञानवान है, विद्वान है, उसके पास ज्ञान है, परंतु वह गरीब है, निर्धन है। मतलब उसका ज्ञान तो उसके पास है, ज्ञान में वो धनी हो सकता है, लेकिन जो धन है वो उसके पास नहीं है, द्रव्य नहीं है, तो वह गरीब है। ऐसा है उदाहरण कि वह ज्ञानवान है परंतु गरीब है। फिर तू शब्द जो होता है उसका भी किंतु, लेकिन, परंतु ऐसे विरोध सूचक वाक्यों के रूप में प्रयोग होता है, और विरोध सूचक समुच्चय बोधक अव्यय इनको कहा जाता है। उदाहरण के रूप में अहम पठामि तु लिखामि न। अहम पठामि तु लिखामि न, मैं पढ़ता हूँ किंतु लिखता नहीं हूँ। मैं पढ़ने का कार्य तो करता हूँ लेकिन लिखता नहीं हूँ। तो मतलब सामान्य रूप से जो पढ़ता है उसको लिखना चाहिए, ऐसा एक भाव होता है, लेकिन मैं पढ़ता हूँ लेकिन लिखता नहीं हूँ, यहाँ पर इस शब्द पर जोर दिया जाता है कि मैं नहीं लिखता हूँ या मैं लिखने का कार्य नहीं करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ किंतु लिखता नहीं हूँ, जैसा हम इसका अर्थ देख रहे हैं। तो एक प्रकार से इस वाक्य में जो विरोध को सूचित करने का कार्य करता है, वाक्य में एक विरोधी भाव है, विरोधी भाव का यहाँ पर ज्ञान होता है, विरोधी भाव का आभास होता है। तो इनको इस प्रकार से विरोध सूचक समुच्चय बोधक अव्यय कहा गया है। इसमें परंतु है, किंतु है, तू है, लेकिन है, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। विकल्प सूचक में या, अथवा, वा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और समानता सूचक समुच्चय बोधक अव्यय हमने देखा चा है, अपि है, एव है, इनका प्रयोग किया गया। समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में किनका प्रयोग किया जाता है उनका
हमने अध्ययन किया कि समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं, जो दो या दो से अधिक विचारों, शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उनके बीच का संबंध स्थापित करने का कार्य करते हैं। फिर उपसर्ग का प्रयोग क्रिया के साथ कैसे होता है अव्यय प्रकरण में, उसका हमने अध्ययन किया। उपसर्गों के प्रयोग से शब्द निर्माण अव्यय प्रकरण के अंतर्गत किस प्रकार होता है, इसका हमने अध्ययन किया। तो विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज के संवाद में हम इतना ही जानने का प्रयास करेंगे। अगले संवाद सत्र में हम पुनः किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार। स्वाध्यायः